स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, जो कि बुद्धि के नाम से जाना जाता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो एकेडमिक परीक्षाएं हो, डीएलएड, बीएड, एमएड या कंपटीशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि बुद्धि से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपको पूरे क्वेश्चन इस टॉपिक के वो इस वीडियो में मिल जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बुद्धि के नाम से जाना गया है। और आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। तो आइए शुरुआत करते हैं बुद्धि। आप एक सामान्य परिवेश में देखते होंगे कि ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी है, वो बहुत बुद्धिमान है, या किसी व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं है। तो इस तरह के आप वाक्यों को प्रायः अपने आसपास, घर, परिवार, समाज में सुनते रहे होंगे। और मुख्य रूप से हम ये जो बुद्धि का अध्याय है इसको 3 भागों में या 3 पक्षों में बांट करके इसका अध्ययन हम करेंगे। ये आपके तीनों पक्ष स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे। पहला पक्ष है कार्यात्मक पक्ष यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स। दूसरा है संरचनात्मक पक्ष, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष यानी कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। अब बात ये आती है कि इन तीनों पक्षों में किस किस चीज़ों का किस पक्ष में अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पहला आपका पक्ष है कार्यात्मक पक्ष, जिसको हम फंक्शनल एस्पेक्ट्स के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि बुद्धि के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? बुद्धि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, या ये भी हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा आदि चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह फंक्शनल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक पक्ष यानी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। इसके अंतर्गत बुद्धि की संरचना कैसी होती है, इसके सिद्धांत क्या हैं, या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन ऐसे कारक हैं जो कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत अध्ययन की जाएंगी? वो संरचनात्मक पक्ष यानी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। अब तीसरा पक्ष जो है वो है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष यानी कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो है उसके अंतर्गत हम बुद्धि का मापन यानी कि जो मेजरमेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, उसको रखते हैं। तो इस तरह से हम बुद्धि के जो अध्ययन होते हैं उनको 3 पक्षों में बांट करके करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पक्ष के ही अंतर्गत हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। बुद्धि के कार्य क्या हैं और बुद्धि क्या होती है, अर्थ, परिभाषा, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे बुद्धि अमूर्त होती है, जिसको छूकर या देख करके नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, पहला शब्द क्या आया है? अमूर्त। अमूर्त का आशय यह है कि जो हमको वस्तुएं कह लीजिए कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती हैं, उसको हम अमूर्त कहते हैं। और जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मूर्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अमूर्त जो चीज़ें हैं उसी तरह से बुद्धि भी है। बुद्धि यानी कि अमूर्त एक संप्रत्यय है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब से हुई। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1905 एक ऐसा सन है जिसमें कि बिने महोदय, बिने एक कह लीजिए कि
शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक सफल बुद्धि परीक्षण बनाया था। कब बनाया था? 1905 में। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको आप केयरफुली देखें और नोट भी करते चलें कि 1905 में बिने महोदय ने एक सफल बुद्धि परीक्षण बनाया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1921 में, ठीक है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि की प्रकृति से संबंधित एक निबंधों की श्रृंखला प्रकाशित की। किसने प्रकाशित की थी? जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने। कब की थी? 1921 में। ठीक है। तो इस जो 14 निबंधों की एक श्रृंखला थी, इन सभी लेखों में बुद्धि के प्रत्यय कोश से संबंधित कह लीजिए कि ये सारे निबंध थे, और ये बताया गया था कि भिन्न भिन्न प्रत्यय इसमें इन निबंधों के माध्यम से प्रकाश में आए। ठीक है। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि इन 14 प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रत्यय सामने आए, इनको परिभाषित करने या कह लीजिए कि इनका विश्लेषण करने के बाद 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित करने का जो कार्य किया, वो किसने किया? फ्रीमैन ने किया। ठीक है। फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन सभी प्रत्ययों को, जो 14 प्रकार के प्रत्यय सामने आए थे, उसको इन्होंने विश्लेषित किया और इसको 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से वो 3 वर्ग हैं? आइए हम लोग देखते हैं। पहला है बुद्धि एक तरह से समायोजन की योग्यता है। किसकी योग्यता है? समायोजन। ठीक है। व्यक्ति कहीं भी अपना समायोजन स्थापित कर ले, वो क्या है? बुद्धि है। तो एक प्रकार का यह वर्ग है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। दूसरा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरा है बुद्धि अमूर्त चिंतन के रूप में उसको हम परिभाषित करें। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन तीनों जो वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के समर्थक कौन कौन से हैं, इनके संबंध में या इनके सपोर्ट में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि समायोजन की योग्यता के रूप में जो बुद्धि है, इसको परिभाषित किया है स्टर्न। ठीक है। स्टर्न महोदय ने, वर्ट महोदय ने, और एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रूज। ठीक है। ये मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसमें कि बालक या व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समायोजित करता है। इन लोगों की परिभाषाओं में ये स्पष्टता दिखता है। तो समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि है, इसको परिभाषित करने में ये नाम महत्वपूर्ण है। इसके आप इसको नोट भी करते चलें। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है। सीखने की योग्यता बुद्धि है, इसको परिभाषित करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे बकिंघम। ठीक है। और इसके साथ साथ डियरबॉर्न। कौन है? डियरबॉर्न। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है? एक सीखने की योग्यता है। जब व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है तो ये माना जाता है कि बौद्धिक रूप से वह सबल है या उसके पास बौद्धिक क्षमता अधिक है। ठीक है। अब तीसरा जो इसका वर्ग है वह है अमूर्त चिंतन, यानी कि बुद्धि क्या है? एक प्रकार से अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में जो बुद्धि को परिभाषित किए हैं, उनमें जो नाम आता है वो किसका है? वो है बिने और टर्मन। ठीक है। ये नाम आते हैं महत्वपूर्ण। इन लोगों की परिभाषाओं में क्या मिलता है कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसमें कि व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है। जितना जो व्यक्ति ज़्यादा अमूर्त चिंतन कर सकता है, उतना वो अधिक बुद्धिमान है या उसके अंदर बौद्धिक क्षमता उतनी अधिक पाई जाती है। ठीक है। अब हम लोग बुद्धि की ये जो एकांगी परिभाषाएं इन मनोवैज्ञानिकों ने दी है, इसके अलावा कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इन तीनों वर्गों को मिला करके बुद्धि को परिभाषित किया है, और वह परिभाषाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, हम लोग उनको इसमें
सम्मिलित करेंगे उनको इसमें देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि बुद्धि को परिभाषित किया था एक मनोवैज्ञानिक है वेस्लर। वेस्लर महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अब इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो कि पहला क्या है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, दूसरा विवेकशील चिंतन करता है और इसके साथ साथ क्या करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन करने की जिसमें क्षमता होती है उसको हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा दी थी वेस्लर महोदय ने। ठीक, नेक्स्ट परिभाषा जो है वो है रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन के अनुसार। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के आधार पर, या कह सकते हैं कि सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। ये परिभाषा दी थी किसने, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने। ये परिभाषाएं जो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये बुद्धि क्या है इसको हम लोग देखते हैं। बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं हैं। अब कुछ हम लोग विशेषताएं देखते हैं। स्टुडार्ड महोदय ने कहा कि ये विशेषताएं जिसके अंदर पाई जाएंगी वो क्या होगी, वो बुद्धि, उसके नाम से उसको हम परिभाषित करेंगे। विशेषताएं क्या हैं, पहला है कठिनता, ठीक है, कठिनता, दूसरा है जटिलता, तीसरा है अमूर्तता, चौथा है मितव्यय, पांचवा है किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता और छठवां है सामाजिक मान, सातवां है मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थिति में वैसी क्रियाओं को करना जो व्यक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। ठीक है, ये क्या है, ये बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं और उसको समझने की क्षमता जब व्यक्ति में बौद्धिक कह सकते हैं कि बौद्धिक उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, बौद्धिक उन जो क्रियाएं होती हैं उनको समझने की क्षमता है जिनकी ये विशेषताएं 7 प्रकार की अभी हम लोगों ने चर्चा की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन 7 विशेषताओं का आशय क्या है। एक एक शब्द का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि इनका आशय होता क्या है। जैसे कठिनता है तो कठिनता का क्या आशय है, कठिनता का आशय है विभिन्न कार्यों में आने वाली कठिनाई के अंतर से है। ठीक है, जो कार्य होते हैं कुछ कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। किसी कार्य को करने में व्यक्ति को कठिनाई ज़्यादा होती है और किसी कार्य में कम होती है। तो जो ये विभिन्न कार्यों में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनका जो अंतर है उसी से है कठिनता से संबंधित। अब दूसरा आपका जो शब्द है वो है जटिलता। जटिलता क्या है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक हल करने की जो क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर किसी भी जटिल कार्य को, तो उसको हम लोग जटिलता के नाम से जानते हैं। अगला आपका जो शब्द है वह है अमूर्तता। अमूर्तता का आशय यह है, जैसे हमने कहा कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अमूर्तता का आशय क्या है कि जो वस्तुएं दिखती नहीं हैं उसको हम क्या करते हैं, संकेत के प्रयोग, विशेषतया विश्लेषण व व्याख्या के स्तर पर जब हम संकेतों का प्रयोग करने लगते हैं तो हम अमूर्त विषय के रूप में चिंतन करने लगते हैं। तो ये आपका अमूर्तता से संबंधित आशय है। अब अगला शब्द आपका है मितव्यय। मितव्यय क्या होता है, मितव्यय मानसिक कार्यों को करने तथा समस्या समाधान की गति से है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो शब्द है वो है लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता। इसका आशय है
विभिन्न क्रियाएं किसी लक्ष्य की तरफ केंद्रित हैं या जो भी क्रियाएं लक्ष्य की तरफ केंद्रित होती हैं उनके प्रति हम अनुकूलन हो जाएं, हम अनुकूलित हो जाएं, तो वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो शब्द है वह है सामाजिक मान या सामाजिक मूल्य भी हम उसको कह सकते हैं। तो सामाजिक मान का आशय क्या है कि व्यक्ति के कार्यों व समस्या के समाधान का जो सामाजिक नियम हैं, जो सामाजिक मानदंड हैं, उनके अनुकूल होने से है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, वो सामाजिक जो पहले से नियम या मानदंड बनाए गए हैं उनके अनुकूल यदि वो नहीं है तो वह व्यक्ति या उस कार्य को सामाजिक मूल्य या सामाजिक मान उसको नहीं मिलता है, और यदि उसके अनुकूल है तो वह एक प्रकार से सामाजिक मान वह प्राप्त करता है। तो ये आशय इसका है। अब नेक्स्ट जो शब्द है आपका है मौलिकता की उत्पत्ति। ठीक है। मौलिकता की उत्पत्ति के क्या आशय है इससे? इसका आशय है कि नए जो नवीन कार्य हैं एवं भिन्न भिन्न विचारों, चाहे आपका विचार नया हो या वस्तुओं के आविष्कार एवं प्रस्तुतिकरण से है। मौलिकता क्या है? मौलिकता वह कह लीजिए कि संप्रत्यय है जिसमें व्यक्ति नए एवं भिन्न भिन्न विचारों तथा वस्तुओं के आविष्कार करता है या उसका प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे जो स्टोडार्ड ने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किए थे, और इसको हमको इसका अर्थ, इसका आशय जानना बहुत ज़रूरी था। और स्टोडार्ड महोदय ने ये जो परिभाषा दी है वो अपनी एक इनकी किताब है या पुस्तक है या इनकी रचना है ऑन द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस 1941 में इनकी एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने इस बुद्धि को परिभाषित किया था। ठीक है। तो ये कुछ बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि इन परिभाषाओं के विश्लेषण से निष्कर्ष क्या निकलता है। अब इन परिभाषाओं को हम लोग विश्लेषित करें और हम लोग देखते हैं कि इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, तो उन फैक्ट्स को हम देखते हैं, थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। ठीक है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की क्षमताएं व्यक्ति के अंदर होती हैं और उन सभी क्षमताओं का योग क्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको कहते हैं ये, इसका नाम बुद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी समस्या का समाधान हेतु व्यक्ति सूझ का सहारा लेता है। बुद्धि में क्या करता है? किसी भी समस्या का समाधान जब व्यक्ति को करना होता है तो वह सूझ का सहारा लेता है। ठीक है। अब सूझ से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? ये मनोवैज्ञानिक है, या आप लोग उसको याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से परिपूर्ण क्रियाएं करता है, उसमें सफल रहता है, तो वह माना जाएगा कि वो बौद्धिक रूप से एक्टिव है या सफल है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन में सहायक होती है। व्यक्ति को किसी भी कह लीजिए कि वातावरण में जब वह प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजित हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें बुद्धि उसको सहायता प्रदान करती है। एक ऐसा संप्रत्यय है बुद्धि का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि द्वारा व्यक्ति को विवेकशील एवं अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ इन परिभाषाओं से संबंधित पॉइंट्स थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन। ठीक है। तो थर्स्टन महोदय ने क्या कहा कि ये अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने बताया कि बुद्धि के में कुल 7, ठीक है, 7 ऐसी क्षमताएं होती हैं जिन्हें हम प्रधान मानसिक क्षमता यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको शॉर्टकट में पीएमए के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्वेश्चन है ये, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पीएमए का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उत्तर क्या होगा, थर्स्टन ने दिया।
और पीएमए में यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है उसमें कितनी क्षमताओं को सम्मिलित किया इन्होंने थर्स्टन ने, तो उसका आंसर क्या आएगा? 7 क्षमताओं को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। थर्स्टन ने दिया अपने अध्ययन के आधार पर, बुद्धि में बताया कि ऐसी प्रधान मानसिक क्षमताएं होती हैं कुछ, उनकी संख्या है 7 और उसको कहा क्या जाता है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि पीएमए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि में कुल 150 ऐसी क्षमताएं होती हैं जो मतलब उसको व्यक्ति को बौद्धिक रूप से पुष्ट करती हैं या उसकी बौद्धिक क्षमता को बताती हैं। इनके शिष्यों ने इसके बाद, इन्होंने बताया कितना? 150। उसके बाद इनके शिष्यों ने अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर 1981 में इन्होंने इसको संशोधित करके 180 इसकी संख्या बताई। ये क्वेश्चन आपका यूपीएचईएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएचईएससी। ठीक है, विज्ञापन संख्या 46 में। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पियाजे महोदय क्या कहते हैं बुद्धि के विषय में। तो क्योंकि पियाजे का एक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इनके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ क्या है? बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। पियाजे महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि क्या है? वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है। अर्थात बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही क्या होगा? वो बुद्धिमान कहलाएगा। ठीक है, ये मानना किसका था? पियाजे महोदय का था। अब इसमें इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे पीई वर्नन। पीई वर्नन का क्या कहना है? इन्होंने ये बताया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्होंने दिया कि बुद्धि के इन्होंने 3 रूप बताए। अब वो तीनों रूप कौन कौन से हैं उसको आइए हम लोग देखते हैं। पहला है जेनेटिक कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि बुद्धि को आनुवंशिक गुण माना इन्होंने, किसने? पीई वर्नन ने। इसको इन्होंने क्या कहा? एक शब्द इन्होंने दिया जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। जीनोटाइप किसको कहा? जेनेटिक कैपेसिटी जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, तो इन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया। दूसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो है ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के अंतर्गत क्या कहा इन्होंने कि जीन्स एवं वातावरण की जो अंतःक्रियाएं होती हैं, ये इन अंतःक्रियाओं का परिणाम क्या है? वो है बुद्धि। इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने फेनोटाइप कहा। क्या कहा? फेनोटाइप। ठीक है, इसको इन्होंने फेनोटाइप कहा। अब इन्होंने तीसरी तरह की बुद्धि का बताया कि बुद्धि वह है जो टेस्ट स्कोर है। क्या है? टेस्ट स्कोर है। तीसरी टाइप की बुद्धि इन्होंने क्या कहा कि जो हम बुद्धि परीक्षण बताता है, ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण बताता है वही बुद्धि है। तो ये 3 प्रकार का जो कॉन्सेप्ट दिया, किसने दिया? पीई वर्नन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुद्धि से संबंधित कुछ तथ्य हैं। अब आप लोग बुद्धि की परिभाषाएं देख लिए, उसका अर्थ देख लिए, उसका कॉन्सेप्ट देख लिए। अब इसके बाद इसी सब चीज़ों से संबंधित कुछ बुद्धि के फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि क्या वो तथ्य हैं, और थोड़ा सा इससे हम लोगों को और बेहतर ढंग से उसका कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर नहीं हुआ वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बुद्धि से संबंधित कौन कौन से तथ्य इस हमारे सामने आते हैं। तो इसमें पहला है बुद्धि वंश परंपरा एवं वातावरण की उपज होती है। यानी कि बुद्धि में क्या होता है? वंश परंपरा। व्यक्ति एक वंश से अपने दूसरे वंश को कुछ न कुछ जीन्स ट्रांसफ़र करता है और वह
और वातावरण जो है, जो जिसमें व्यक्ति निवास करता है, जिसमें वो रहता है, इन दोनों की उपज जो है वो क्या है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट्स में क्या है कि बुद्धि का वितरण कैसे होता है। ठीक है, बुद्धि का वितरण कैसे होता है। बुद्धि का वितरण अधिकांश व्यक्तियों, जो ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होती है, अधिकांश व्यक्तियों के अंदर औसत बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, कैसी बुद्धि पाई जाती है, औसत बुद्धि पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो कि काफ़ी कम बुद्धि होती है उनके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि मंद बुद्धि के कुछ व्यक्ति होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसी प्रकार जो प्रतिभा संपन्न, जिसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये है बुद्धि का वितरण। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि बुद्धि की वृद्धि कैसे होती है। बुद्धि की जो वृद्धि है वह मूल रूप से दो प्रकार से होती है। एक वर्टिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। ये वर्टिकल ग्रोथ क्या है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या है, इसको बताने से पहले ये आप समझिए कि बुद्धि आयु के साथ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि का उसके अंदर विकास भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आई कि वर्टिकल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ एक लांबिक कह लीजिए कि वृद्धि है, जो कि वर्टिकल ग्रोथ के अंतर्गत आती है। वर्टिकल ग्रोथ एक समय तक होती है और उसके बाद वह रुक जाती है। तो 16 या 18 वर्ष की आयु में बुद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। कब पहुंच जाती है, 16 वर्ष अथवा 18 वर्ष की जब व्यक्ति आयु प्राप्त करता है तो उस समय तक बुद्धि का विकास अधिकतम हो चुका होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो वृद्धि है बुद्धि की, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बुद्धि क्या होती है, वो एक निश्चित सीमा तक उसको हम नहीं बांध सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होती है वो व्यक्ति के अंदर ज्ञान कौशल उसको व्यक्ति प्राप्त करता रहता है, और यह कब तक प्राप्त करता है, संपूर्ण जीवन तक। कब तक, संपूर्ण जीवन पर्यंत वह प्राप्त करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होती है वह पूरे जीवन तक चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव कलेक्ट करता है, अपने ज्ञान और स्किल को अपने डेवलप करता है, तो ये संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्धि एवं लैंगिक विभिन्नता। बुद्धि एवं लैंगिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या हम लोग देखते हैं कि लैंगिक रूप से इसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है, यानी कि पुरुष और महिला में समान रूप से इसका विकास होता है और इस तरह से कोई इसमें अंतर नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि तथा जातीय एवं सांस्कृतिक या संस्कृति के आधार पर इसमें कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के शोध हुए, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए, जिसमें ये अंत में पाया गया कि सभी जातियों में, सभी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के कुछ व्यक्ति अच्छी बुद्धि के भी पाए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों में बुद्धि की कमी भी होती है। तो ये शोधों के माध्यम से हमारे सामने आया कि सभी जाति अथवा संस्कृति में प्रखर एवं मंद बुद्धि दोनों प्रकार के ही लोग पाए जाते हैं। तो ये दोनों मिथक टूट गए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बुद्धि से संबंधित टॉपिक रहा। उम्मीद है कि आपको बुद्धि से संबंधित इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं हम लोगों ने जिसकी चर्चा की, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया है, कोई कंट्रोवर्सी है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी बात को वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बने रहने के लिए शिक्षा मंथन के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।